अभियान पे निकल पड़ता है और सबको मारता है और पूरे उत्तर भारत को जीत जाता है और पूरे उत्तर भारत का सबसे महान सम्राट। हाँ जी, हाँ, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो? बढ़िया, शानदार। चलो तो इसी के साथ ही आगे बढ़ना क्या करें। अब हर्षवर्धन के बारे में कुछ चीजें जो बिल्कुल बेसिक बेसिक है वो आप देख लें कि एक जगह है जिसका नाम है स्थानेश्वर। स्थानेश्वर का नाम बाद में पड़ गया था थानेश्वर, और ये थानेश्वर शहर है, ये पड़ता है हरियाणा में। कहां पड़ता है ये? हरियाणा, वर्तमान में भी। तो ये हर्षवर्धन की राजधानी है, या तो स्थानेश्वर या फिर थानेश्वर। यहां पर एक वंश है जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश के अंदर एक राजा का शासन है थानेश्वर के अंदर, उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। एक राजा जिसका नाम प्रभाकर वर्धन। अच्छा सा परिवार है प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हैं और एक बेटी है। बड़ा बेटा है उसका नाम है राज्यवर्धन। छोटा बेटा है उसका नाम है हर्षवर्धन। और एक बेटी है जिसका नाम अपने भाई के ऊपर है सेम, उसका नाम है राज्यश्री। बस ये फैमिली है। ये क्या है? फैमिली। कि घर का मुखिया है उसका नाम प्रभाकर वर्धन, बड़ा बेटा है उसका नाम राज्यवर्धन, छोटा बेटा उसका नाम हर्षवर्धन, एक बेटी है उसका नाम राज्यश्री। हैप्पी फैमिली है, बहुत ज्यादा ही हैप्पी फैमिली है। बिल्कुल सूरज अपने नहीं आती, सूरज बढ़ जाती है कि फिल्म में हम साथ साथ है वाली। रोज शाम को खाना खाकर हाथों में हाथें डालकर सारे डांस कर रहे हैं साथ में, और सब हैप्पी खुशी राजी खुशी क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है तो प्रभाकर के दिमाग में ये आया कि क्यों ना मेरा बेटा और बेटी दोनों बड़े हो गए हैं तो इन दोनों की शादियां करवा दी जाए। और वो जैसे शादी की बात करता है, तब जो दुनिया में हर भाई का डायलॉग होता है, पहले दीदी की शादी करवाओ। यदि दीदी छोटी भी नहीं हो, छोटी होती है एज में, तो भी कहते हैं पहले इसकी करवा दो फिर मेरी शादी करवा देना। इसलिए जैसे ही इससे राज्यवर्धन से बोला गया कि तेरी शादी करवा रहे, उन्होंने कहा मेरी तो पापा बाद में करवा देना, पहले बहन की करवा दो। इस बात पर राजेश्वरी की शादी करवा दी गई। राजेश्वरी की शादी करवाई तो है ना, प्रभाकर वर्धन ने अपनी हैसियत से अच्छा खानदान देखा, और वो था कन्नौज का मोखरी वंश। और वहां का जो राजा है उसका नाम था ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा, जिसका संबंध है कन्नौज से। और उस समय भारत में सबसे पावरफुल कोई था तो वो था कन्नौज। वंश का नाम है मोखरी वंश, और राजधानी का नाम क्या है? कन्नौज। उसके बाद में हालांकि इनकी भी शादी हो गई, राज्यवर्धन की भी। बहन अपने ससुराल चली गई। दोनों भाई थोड़े से दुखी थे, अपसेट थे, लेकिन फिर भी दोनों ने मान लिया था कि यही प्रकृति का नियम है, जब भाई बहन बड़े होते हैं तो ऐसे ही सबकी शादियां होती है। तो ये हर्षवर्धन कहता है कि भैया मतलब आपकी शादी होगी तो आप भी अलग हो जाएंगे। राज्यवर्धन ने कहा मैं तो हूंगा कि नहीं हूंगा, पर तेरा ब्याह होती तू मन अलग होतो दिखे, कि भाई तेरी शादी होती तू हाथों हाथ क्या हो जाएगा, मेरे से अलग हो जाएगा। हर्षवर्धन ने कहा नहीं, अभी मैं बहुत छोटा हूं, अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। जितने में एकदम से प्रॉब्लम ये आई। अब प्रॉब्लम आना मतलब है ना जरूरी है, क्यों कहानी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आई कि प्रभाकर वर्धन बीमार पड़ गया, और बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। मतलब बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक डॉक्टर्स बुलाए गए, सबने आकर इसका खूब ज्यादा उपचार करने का प्रयास किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं थे। एक दिन फाइनली मतलब जो भी चिकित्सक होते हैं वो आते हैं राज्यवर्धन के पास में, और वो कहते हैं कि सर पता नहीं कौन सी बीमारी है, कुछ ही उपचार नहीं है। तब उन्होंने कहा मतलब? उन्होंने कहा सर अब कुछ नहीं कर सकते, बस एक बैठ के भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इधर प्रभाकर वर्धन की तकलीफ देखकर ये शायद तक मतलब इतना जोर जोर से चिल्लाता था दर्द के मारे कि इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है यशोमती। यशोमती एक दिन इसका दुख देखकर इतनी दुखी हो गई कि इसने आत्मदाह कर लिया, जलकर मर गई है। ठीक है, और जलकर मरने के पीछे कारण यही था कि ये अपने पति की तकलीफ को देख नहीं पा रही थी। उसको लग रहा था कितना ज्यादा तड़प रहा है ये बीमारी के कारण से। इसने जैसे ही आत्मदाह किया तो यहां से एक आदमी भागा भागा आया और राज्यवर्धन से कहा सर एक बुरी खबर है। राज्यवर्धन को लगा पिताजी गए शायद तक। राज्यवर्धन भागते हैं पिताजी के चैम्बर की तरफ, तब कोई कहता है कि सर पिताजी तो ठीक है, एक्चुअली माताजी। उसने क्या मतलब माताजी को क्या हो गया? कि सर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो ये दोनों भाइयों के लिए धक्का था बहुत बड़ा।
दोनों भाई इस बात से दुखी हो गए, क्योंकि पिताजी के लिए शायद तक ये दोनों मेंटली क्या हो गए थे, प्रिपेयर हो गए थे कि भाई जो वो पापा की तबीयत तो खराब रहती है। माताजी वाला एकदम से शॉक ही था इनको। अब ये जैसे यशोमती की मृत्यु हुई, यशोमती की मृत्यु के कुछ दिनों बाद में प्रभाकर वर्धन की भी डेथ हो गई। अब जब आदमी के ऊपर से, सिर के ऊपर से एकदम से माता और पिता दोनों का साया हट जाता है, तो आदमी एक बार थोड़े अवसाद में क्या है, चला ही जाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि राज्यवर्धन एक महान व्यक्ति था। राज्यवर्धन अपने छोटे भाई को संभालता है और वो अपना सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है, और वो हर्षवर्धन का बिल्कुल ध्यान रखता है, पिता की तरह, बड़े भाई की तरह। अब ये थोड़े बहुत हालात अंडर में होने वाले ही थे, जितने में इनके ऊपर तीसरी विपदा आन पड़ी। पहली विपदा ये, मतलब ये जो है ना, ये जो माता, सेकंड नंबर प्रभाकर वर्धन, और थर्ड नंबर ग्रह वर्मा। मालवा का एक शासक है, वो आक्रमण करता है कन्नौज के ऊपर और ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। और जैसे ही ग्रह वर्मा की हत्या करता है, तो यहां से एक सैनिक भागा भागा आता है राज्यवर्धन के पास में और कहता है, सर एक बुरी खबर है। राज्यवर्धन ने कहा, प्लीज अब और क्या बुरी खबर है, हमारे पास ऑलरेडी खबरें बुरी ही है, दो दो। तो वो कहता है, सर आपकी बहन विधवा हो गई। तो राज्यवर्धन के, मेरी बहन विधवा मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा, मालवा का एक शासक है जिसका नाम क्या है, देवगुप्त, उसने आक्रमण किया और ग्रह वर्मा की हत्या कर दी, आपके बहन को बंदी बना लिया। आपकी बहन कहाँ है हम नहीं जानते, बस इतना पता है कि उनके पास में है, बंदी बना लिया गया है। राज्यवर्धन एकदम से अपनी स्थिति को संभालता है। राज्यवर्धन हाथों हाथ अपने सेनापति को बुलाता है और कहता है कि सेना इकट्ठा करो, अपन लोग जा रहे हैं। हर्षवर्धन कहता है मैं भी चलूंगा साथ में। तब राज्यवर्धन कहता है नहीं, तू है ना यहीं पे रहे, तू भी बहुत छोटा है, मैं जाता हूं, और जो हुआ सो हुआ, उसको अपन लोग बदल नहीं सकते। मेरा उद्देश्य अब यही है, अपनी बहन को बचाना, इसलिए मैं जाके बहन को सुरक्षित वापस लेकर आ रहा हूं, तब तक तू यहाँ पे काम संभाल। तो वो कहता ठीक है भैया। अब राज्यवर्धन अपनी आर्मी लेकर जाता है। राज्यवर्धन एक महान सेना नायक था। अब जैसे ही राज्यवर्धन आया, तो राज्यवर्धन को देखकर देवगुप्त कहीं न कहीं डर गया था। इसलिए देवगुप्त ने क्या किया कि एक गॉड का शासक है, इसमें करेक्टर है थोड़े, उसका नाम है शशांक, उसको बुलाता है। शशांक आता है और शशांक आते ही कहता है कि देख, इससे लड़ना बेवकूफी है। तो इसने कहा फिर क्या करें? उसने कहा मैं डील करता हूं उसके साथ में। इधर राज्यवर्धन जैसे ही कन्नौज की तरफ बढ़ता है, शशांक आगे आता है और शशांक आके सफेद रंग के झंडे दिखाता है। सफेद रंग के झंडे दिखाने का तात्पर्य क्या होता है? पीस, शांति वार्ता। अब राज्यवर्धन शांति के मूड में शायद तक नहीं था, लेकिन राज्यवर्धन के साथ में जितने भी मंत्री थे, वो लोग कहते हैं सर थोड़ा सोच समझ कर एक्शन लेना। राज्यवर्धन ने एक्शन, मेरी बहन के जो पति की हत्या की इन्होंने, उन्होंने कहा वो तो है, पर ये भी याद रखना आप बात करते समय कि हमारी बहन अभी भी उनके क्या है, कब्जे में है। यदि हमने कोई भी उल्टा सीधा स्टेप उठाया, तो वो हो सकता है, वैसे नहीं करेंगे वो लोग ऐसा, क्योंकि पहले जो वो है ना, महिलाओं की हत्या नहीं करते थे, लेकिन का फिर भी सोच समझ के डील करना। राज्यवर्धन कहता है चल ठीक है। राज्यवर्धन इससे शशांक से बात करता है, तब शशांक राज्यवर्धन को कन्विंस कर लेता है। शशांक कहता है कि देखो, किसी का उद्देश्य नहीं था उसकी हत्या करना, युद्ध है। अब युद्ध में हथियार नहीं जानते कि वो एक्चुअली जिसको लग रहे हैं वो राजा है, एक सैनिक है, एक सेनापति है, कौन है। इसलिए अनजाने में उसको कोई चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई और वो मर गया, वरना लिटरली देवगुप्त का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसको वो मारे। अब जो हुआ सो गलती से हुआ, पर अब युद्ध का कोई औचित्य नहीं है राज्यवर्धन। तब राज्यवर्धन कहता तो, उन्होंने कहा कि जो हुआ सो गलती से हुआ, और वो सॉरी फील कर रहा है देवगुप्त। तब ये कहता है कि वो है कहाँ? तो वो कहता है तेरे से डरा हुआ है यहाँ आसपास ही है, टेंट में बैठा है, पर वो तेरे से डरा हुआ है, इसलिए प्लीज उसको माफ कर दे। तेरी बहन उसके है ना कब्जे में है, वो फ्री कर रहा है, ससम्मान छोड़ रहा है, प्लस तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए भी भरपाई भी करने के लिए वो तैयार है, अपन इस झगड़े को यहीं पर खत्म करते हैं। राज्यवर्धन कहता है कि वो बात तो बिल्कुल सही है कि युद्ध से अब कोई औचित्य नहीं है, ग्रह वर्मा दोबारा जीवित नहीं हो सकता। युद्ध होगा, मेरे भी लोग मरेंगे, तुम्हारे भी लोग मरेंगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तब शशांक कहता क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा माफ करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, माफ करने का अधिकार मेरी बहन के पास में है। इसलिए मेरी बहन को पहले तुम लोग फ्री करो, मेरी बहन से तुम लोग बात करो। यदि मेरी बहन ने कह दिया उसने तुम्हें माफ किया, तो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मेरी बहन ने मुझे एक बार भी कह दिया कि भैया मुझे बदला चाहिए, तो मैं बदला लूंगा, और रिवेंज ऐसा लूंगा कि तुम लोग याद रखोगे जिंदगी भर। शशांक कहता चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हें तुम्हारी बहन से पहले मिलाते हैं और उसके बाद में उससे बात करते हैं, फिर वो कहेगी माफ कर दिया तो फिर माफ कर दिया, झगड़ा खत्म करते हैं। राज्यवर्धन कहता है डन, फाइनल। पर ये सारा निर्णय कौन लेगा? मतलब राज्यश्री लेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। पर हाँ, यदि उसने कहा बदला लेना है तो फिर मैं बदला लूंगा और बहुत ढंग से लूंगा।
तब शशांक कहता है रुको तो मैं आता हूं एक बार। शशांक जाता है देवगुप्त के पास में और देवगुप्त से कहता है मैंने सब मैनेज कर लिया है, राज्यवर्धन मान गया है, बस हमें एक काम करना है, बस बस राज्यश्री को मनाना है। देवगुप्त कहता है कि तूने उसको देखा है राज्यश्री को? तो उसने नहीं देखा तो नहीं है। तो भाई बौड़ा हो सकता है लेकिन बहन बौड़ी नहीं है, वो माफ नहीं करेगी। उसने कहा मैंने अच्छो अच्छो कन्विंस किया। उसने कहा अच्छे अच्छे कन्विंस हो जाते होंगे तेरे से, वो नहीं होगी कन्विंस, वो हमारी कैद में है। वो बोलती है तो मुंह से आग निकलती है, उसमें इतना भयंकर गुस्सा है कि वो मरे तो ही माफ नहीं करे, इसलिए वो पक्का बदला लेगी। उसने कहा तेरे को पक्का भरोसा है? उसने कहा पक्का। वो नहीं मानेगी। नहीं हो तो इन लोगों से पूछ ले जिन लोगों ने उसको बंदी बनाया है। उन लोगों को बुलाया गया कि साहब कैसी है राजश्री, का गुस्सा कम है या ज्यादा है, कैसा है? उन लोगों ने कहा साहब राजश्री, हमने आज तक जितनी में जितने पुरुष और महिलाएं देखे हैं उनमें सबसे खतरनाक हमें यही लगती है। जहर है, जहर कतई। ठीक है, इसको फ्री करने का मतलब ये जलाकर सबको खत्म कर देगी। राज्यश्री मतलब राज्यवर्धन तो फिर भी 8-10 लोगों को मार के शांत बैठ जाएगा, पर ये शांत बैठने वाली नहीं है, ये पक्का बदला लेगी। क्या बात कर रहे हो? उन्होंने कहा सर आप चाहो तो एक बार मिल लो उससे। इसलिए ये मानना कि राज्यश्री को जाके बातों के माध्यम से अपन मना लेंगे, हमें नहीं लगता कि वो मानने वाली है। इसका मतलब राज्यश्री नहीं मानेगा तो फिर राज्यवर्धन भी नहीं मानेगा। राज्यवर्धन नहीं मानेगा, युद्ध होगा। युद्ध होगा तो आमने सामने युद्ध के अंदर राज्यवर्धन हमारा भयंकर नुकसान करेगा। तो शशांक बहुत दूर था। शशांक ने कहा मैं देखता हूं। शशांक आता है राज्यवर्धन के पास में। राज्यवर्धन लाई बड़ा बड़ा आदमी था मेरी तरह, फटाक से उनकी बातों में आ गया। उसने कहा ले चल तेरे को तेरी बहन से मिला के लेके आते हैं। उसने कहा लो चलो। इसने अपने सेनापतियों को और सैनिकों का तुम लोग यहीं रुको, मैं जाता हूँ बहन को लेकर आता हूँ और फिर अपन आगे डिसाइड करेंगे अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। अब राज्यवर्धन ने कहा चलो दीदी के पास चलो, कहाँ है मेरी बहन से मिलवाते। उसने कहा चलो चलो। तो वो एकदम से आगे आगे बढ़ता है। शशांक पीछे से खंजर निकाल कर उसकी पीठ में भोंक देता है और शशांक धोखे से राज्यवर्धन की क्या है हत्या कर देता है। जबकि सामान्यतः उस जमाने में धोखे से ऐसी हत्याएं होती नहीं थी, लेकिन फिर भी देवगुप्त और बाकी वाले लोग हक्के बक्के हो गए। उन्होंने कहा ये क्या किया शशांक तूने? शशांक ने कहा तुम्हें क्या लगता है खुले मैदान में हम लोग इसको मार सकते हैं क्या? ओपन बैटल फील्ड में अपन इसकी हत्या नहीं कर सकते। ये वो आदमी है जिसको अपन धोखे से ही मार सकते हैं, इसलिए मैंने इसको धोखे से मार दिया, मैंने युद्ध टाल दिया, अब कुछ नहीं होने वाला। तो इन दोनों ने मान लिया कि युद्ध टल गया, क्योंकि इनकी बहन हमारे कब्जे में है। इनके इनका पिता माता मर चुके हैं। राज्यवर्धन बड़ा भाई है, वो भी क्या हो चुका है, मर चुका है। इसने कहा अब जो वो पीछे कौन है? इन्होंने कहा एक है 14-15 साल का टाबर है, बहुत छोटा है, वो कुछ नहीं कर सकता। इन लोगों ने इस बच्चे को छोटा समझ के बहुत ही ज्यादा क्या कर दी थी, बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अंडर एस्टिमेट कर दिया था इसको। उन्होंने कहा वो एक छोटा है, मतलब इवन इन दोनों ने क्या इसको अंडर एस्टिमेट किया, इसकी बहन ने भी किया। उसको भी लगा वो बहुत छोटा है, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा अच्छा मतलब ये पूरी फैमिली खत्म हो गई। और दोनों भाई आते हैं और सब ठीक है, दोनों राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं और खुश हो जाते हैं चलो हमने पूरा मैटर ही क्लोज कर दिया। सेनापतियों को समझ में नहीं आया, सेना वापस आ जाती है खाली। और वो जैसे ही हर्षवर्धन के पास में आती है तब हर्षवर्धन भागा भागा आता है और कहता है कि भैया कहाँ है? तो वो सेनापति कहता है सॉरी पर आपके भैया नहीं है। उसने कहा नहीं है मतलब? तो सब शशांक ने उसकी हत्या कर दी। हर्ष कहता है इम्पॉसिबल, मैं मान ही नहीं सकता कि जो भी तुम कह रहे हो शशांक वशांक, मैं नहीं जानता कौन है ये शशांक, लेकिन मेरे भाई को कोई मार दे इतना किसी में हिम्मत नहीं है। तब उन्होंने कहा सही कहा सर आपने, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके भाई को क्या कर दे, मार दे। इसलिए कोई खुले मैदान में नहीं मारा, युद्ध में नहीं मारा, धोखे से गर्दन काट दी, स्लिट कर दी और मार दिया। तब हर्षवर्धन एकदम से गुस्से में भर जाता है। हर्षवर्धन अपने सेनापतियों से कहता है तुम आए क्यों खाली हाथ वापस? अब सेनापतियों को और मंत्रियों को सबको भी लग रहा था कि ये छोटा है बहुत, ये क्या डिसीजन लेगा, लेकिन इसने क्विक डिसीजन लिया। इसने कहा हाथों हाथ अपनी बची हुई सेना है उसको भी इकट्ठा करो, अपन अभी कभी जाएंगे और जाकर अपन वापस बदला लेंगे। और हर्षवर्धन अब राइज होगा, हर्ष का, किसका राइज होगा? हर्ष का, जिसके बारे में अपन कहते हैं कि अब ये प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट है। अब हर्षवर्धन अपनी पूरी सेना लेकर आता है। इन दोनों को जैसे ही पता लगा कि वो छोटू आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को लगा अरे यार अपन लोग जब राज्यवर्धन से निपट सकते हैं, ग्रह वर्मा से निपट सकते हैं, इससे निपटना तो बहुत ही क्या है, आसान बात है। शशांक कहता है अरे तुम लोग चिंता मत करो, उसको तो मैं यूं कन्विंस कर दूंगा और कन्विंस करके उसको भी मार दूंगा। लेकिन हर्षवर्धन अब जैसे ही अपनी सेना लेकर आता है, शशांक और ये देवगुप्त वगैरह सब सफेद रंग के झंडे वंडे दिखाते हैं। तब इसके मंत्री वगैरह कहते हैं करना क्या है? हर्ष ने कहा करना क्या है, मतलब है ना, तुम लोगों ने देख लिया ना पिछली बार सफेद झंडे, अब ना तो कोई सफेद झंडे हैं ना कोई काले झंडे हैं, अब केवल शौक के झंडे होंगे, इसे सीधा अटैक करेंगे अपन। और हर्षवर्धन सीधा जाते ही मास अटैक कर देता है। ये दोनों इसके लिए शायद तक प्रिपेयर नहीं थे, इनको लगा था रोक देंगे।
और वो अटैक इतना मास था, इतना बड़ा था, शायद तक सेना में गुस्सा था क्योंकि राज्यवर्धन को धोखे से क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। इसलिए दोनों हार जाते हैं, दोनों हार जाते हैं, दोनों भागते हैं वहां के युद्ध के मैदान से। युद्ध के मैदान से भागते हैं तो हर्षवर्धन थोड़ी देर इनके पीछे जाता है, फिर एकदम से अपनी सेना को रोक देता है। तब सेनापति कहते हैं, सर आपने कहा था ना कि इनको मारना ही जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा बिल्कुल, इनको मारना जीवन का उद्देश्य है, लेकिन सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर उद्देश्य है बहन को ढूंढना है। चलो पहले कन्नौज घेरते हैं। और इन लोगों ने कन्नौज घेर लिया, और कन्नौज घेरने के बाद में इसने कहा मेरी बहन हो न हो कहीं यही है इसी शहर में, ढूंढो उसे। अब पूरी सेना मिलकर उसको क्या कर रही है, ढूंढ रही है। इधर उसी समय, जिस समय ये युद्ध हो रहा था, उस समय जहां पर इसको कैद में किया हुआ था राजश्री को, उसको किसी लोकल आदमी ने जेल से निकाल दिया था। वो आदमी हालांकि देवगुप्त का था। वो आता है और वो कहता है कि मैडम मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। तब वो कहते हैं कैसा गिल्ट फील हो रहा है, तो आपके साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। एक एक महिला को ऐसे कैद में डालना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप प्लीज भाग जाओ यहाँ से, ये लोग बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं। तो वो राजेश्वरी कहते हैं कि वो तो मैं चली जाऊंगी, पर ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उन्होंने कहा सर मैडम यदि मैं है ना पकड़ा गया, मुझे मार देंगे, इसलिए मैं तो खुद ही भाग रहा हूँ, इसलिए आप भी जाओ और मैं भी क्या है यहाँ से निकलता हूँ। राजेश्वरी निकल जाती है कैद से। कैद से निकलने के बाद में अपने एक मंत्री के पास में जाती है। राजेश्वरी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हुआ, सारी घटनाएं ऑलमोस्ट पैरेलल हुई थी। राजेश्वरी जैसे ही मंत्री के पास में जाती है और वो मंत्री से कहती है कि मैं जेल से तो निकल गई हूं, लेकिन अभी भी कन्नौज इनके कब्जे में है, इसलिए कन्नौज वापस चाहिए मुझे। मेरे पति के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे कन्नौज क्या चाहिए, वापस चाहिए। तब मंत्री कहता है कि वो तो ठीक है, पर कन्नौज कैसे। तब उन्होंने कहा आप मेरी हेल्प करो, आप बस एक काम करो, मेरा मैसेज मेरे पापा तक पहुंचा दो। तब उसका मंत्री कहता है कि बहुत अफसोस के साथ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, पर आपके पापा इस संसार में नहीं है। तब रजिस्टर कहती क्या हो गया उनको, तो उनको कहा कि वो एक्चुअली बीमार थे और आपसे ही बात छुपाई गई थी, इसलिए। तब राजेश्वरी थोड़ी देर दुखी होती है, फिर कहते हैं कि पता नहीं कौन सी मेरी किस्मत खराब है कि मेरा पति भी मर गया और मेरे पापा भी क्या है, मर गए। पर आप एक काम करो, ये मैसेज मेरा मेरी माँ तक पहुंचाओ। अब मंत्री ने वापस सेकंड टाइम अफसोस जाहिर किया और कहा वो भी नहीं है। उन्होंने, उनको क्या हो गया कि उन्होंने आत्मदाह कर लिया आपके पिता से पहले। उन्होंने कहा मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब, एक काम करो ये मैसेज मेरे भाई तक पहुंचाओ। तब कहा आपका भाई आपको यहाँ पर बचाने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने आपके भाई को धोखे से क्या कर दिया, मार दिया। तो वो एकदम से दुखी हो जाते, कहते हैं पत्थर की हो गई थी राजेश्वरी इतना सुनते ही। फिर एकदम से मंत्री कहता है कि मैडम उससे बुरी बात एक और है। तो वो कहते क्या है, और क्या बुरा हो सकता है इसमें। तो कहा, बुरी बात यह है कि आपका छोटा भाई आपको है ना बचाने के लिए आर्मी लेकर आया है। तब राजेश्वरी भी कहती है कि वो बहुत छोटा है, बहुत मासूम है, और ये लोग बहुत दूर थे, दोनों ही बहुत खतरनाक है। ये लोग यदि मेरे बड़े भाई को मार सकते हैं, तो ये लोग मेरे छोटे भाई को भी क्या कर देंगे, मार देंगे। इसलिए तब उन्होंने कहा कि वो आया हुआ है, और ऐसा सुनने में आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जीत गया है, कुछ लोग कह रहे हैं वो हार गया है और उसको मार दिया गया है। तब राजेश्वरी मान लेती है कि उसको मार दिया गया है, वो राजेश्वरी एकदम से रोना धोना बंद कर देती है। और उसको मंत्री खूब रोकता है, लेकिन राजेश्वरी कहता है कि नहीं मैं बस जा रही हूँ। और वो राजेश्वरी निकल जाती है, और वो नगर छोड़कर कहीं जंगल में चली जाती है, और वो जंगल में कहीं बैठ जाती है। बैठे बैठे उसको लगा कि जीवन में कुछ है भी नहीं, इसलिए लकड़ियां वकड़ियां इकट्ठा करती है, लकड़ियां वकड़ियां मतलब इकट्ठा करके पूरी चिता बनाती है और खुद आत्मदाह की तैयारी करती है। इधर बाकी वाले लोग जब उसको ढूंढ रहे थे, तो हर्ष को एक कोई जो वो भिक्षु मिला। तो उसने, भिक्षु ने हर्ष से कहा, हर्ष उससे पूछता है कि आपने, मेरी बहन है बड़ी और वो पता नहीं खो गई है, आपने देखा क्या उसको। तो भिक्षु कहता है कि हाँ मैंने एक महिला को देखा है, वो वहां जंगल में है और वो रो रही थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, ऐसा लगता है जैसे उसका सब कुछ ही समाप्त हो चुका है। मैंने उससे बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया। उसके कपड़े वस्त्र वगैरह देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो कोई बहुत ही अच्छे परिवार की महिला है, मैंने देखा जरूर है उसको। तब हर्ष उस डायरेक्शन में भागता है, और फिर बिल्कुल हर्ष जैसे ही वहां पर जाता है, तब वो देखता है उसकी बहन बिल्कुल पत्थर की टाइप की से हो रखी है, आग लगा रही थी। और वो बिल्कुल, यदि हर्ष ऐसा मानते हैं नहीं पहुंचता थोड़ी देर, तो उसकी बहन जलकर मर जाती। हर्ष जाता है, अपनी बहन को पकड़ लेता है, तो उसकी बहन कुछ नहीं बोलती है। वो एक्चुअली हर्ष को पहचान ही नहीं पाती है। अब वो हर्ष उसको बार बार कहता है कि मैं तेरा भाई हूं छोटा, लेकिन वो नहीं पहचानती है। हर्ष उसको कहता है कि नहीं, और वो बस उसकी बहन के एक ही रट पकड़ रखी थी, मेरे जो पिता मर गए, मेरे माता मर गई, मेरा पति मर गया, और मेरे दोनों भाई भी क्या हो गए हैं, मर गए हैं, मैं अकेली हूं, इसलिए मुझे आत्मदाह करने दो। तब हर्ष कहता है तू अकेली नहीं है, अभी मैं हूं। हर्ष वापस लेके आता है, वापस लेके आकर मतलब आके उसका उपचार करता है। उपचार करता है, कहते हैं ये सही हो जाती है, और ये एकदम से हर्ष को पहचानती है और कहते तू वाकई में जो मेरा भाई हर्ष है क्या। तब हर्ष कहता है कि हाँ।
फिर हर्ष कहता है चिंता मत कर बहन, पापा का, माँ का, भाई का, बहनोई का, सबका बदला लेगा तेरा ये हर्ष, तेरा ये हर्ष, तेरा ये फैजल, अब ये सबका बदला लूंगा। फिर हर्ष जब पता करवाता है कि इसमें कौन कौन थे, तब पता लगता है असंख्य छोटे मोटे राज्य इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। फिर हर्ष कहता है अपनी बहन से कि मैं जब तक इन सबको समाप्त नहीं करूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और फिर ये अपने विजय अभियान पे निकल पड़ता है और सबको मारता है और पूरे उत्तर भारत को जीत जाता है और पूरे उत्तर भारत का सबसे महान सम्राट बनता है। पर इसने पूरा शासन अकेले नहीं किया। अब चूंकि इसकी बहन है, इसलिए इसने अपना कैपिटल थानेश्वर से ट्रांसफर कर दिया कन्नौज, और इसकी और इसकी बहन ने दोनों ने संयुक्त रूप से शासन किया। जॉइंट जो है वो रूल था इनका, क्योंकि हर्ष हमेशा विजय अभियानों पे रहता था। हर्ष हमेशा अपने दुश्मनों को चुन चुन कर क्या कर रहा था, मार रहा था, और पीछे पूरा शासन संभाल रही थी वो थी इनकी बहन। उनका नाम क्या है, राज्य।